ये रात का पिछला पहर था। निशात अस्कर अली के कमरे से सिसकियों और गहरी आहो बका की आवाजें आ रही थी, जो सर्दी की खामोश फिजा में गूंजकर कमरे की चार दीवारी में कैद हो रही थी। वो बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। तकिया आंसू से भीग चुका था और इसके बाल बिखरे हुए, इसके टूटे हुए ख्वाबों की तरह उदास लग रहे थे। एक हफ्ता कबल तक वो इन खुशनसीब लड़कियों में शामिल थी जिन्हें इनकी पसंद की मंगनी का हक मिलता है। ये रिश्ता इसने अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ मोहब्बत और बगावत के जज्बे के तहत तय किया था। इसने बड़े अरमानों से हर रस्म हर मलबूस की तैयारी खुद की थी, क्योंकि एक हफ्ते बाद इसकी शादी थी। वो दिन जो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था, मगर तकदीर ने ऐन वक्त पर एक ऐसा खौफनाक मोड़ लिया था कि इसका वजूद बिखर कर रह गया था। शादी से ठीक 7 दिन पहले इसके मंगेतर ने बेरहमी से फोन पर एक छोटा सा जुमला कहा, मेरी माँ हमारे रिश्ते पर रजामंद नहीं है और मैं अपनी माँ की रजा के खिलाफ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकता हूँ। वो मेरे लिए किसी और लड़की को पसंद कर चुके हैं। हम अब निकाह नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दो। और फिर फोन बंद हो गया। इस वक्त से निशी के कमरे में कयामत बरपा थी, लेकिन बाहर की दुनिया में इससे भी बड़ी कयामत इसकी माँ पर नाजिल हुई थी। सीमा बेगम, निशी की माँ, कमरे के दरवाजे पर खड़ी बेबसी से अपनी बेटी को देख रही थी। इनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सीना दुख और शर्मिंदगी से फटा जा रहा था। हाय मेरी बच्ची, अब कौन करेगा इससे शादी। वो अपने दिल के मरीज शौहर के सामने सिसक भी नहीं सकती थी। सिर्फ अपने दुपट्टे के कोने को दांतों से दबाकर रोना इनका मुकद्दर था। खानदान भर में खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। सबसे बदतर ये कि इसके मंगेतर ने जिस लड़की से निकाह का फैसला किया था, वो इन्हीं के खानदान की एक दूर की लड़की से था, जिसने निशी की रिसवाई को और गहरा कर दिया। वाले साहब चौधरी अस्कर अली पहले दिल के मरीज थे। इस सदमे की ताब लाना इनके लिए मुमकिन ना था। लिहाजा सीमा बेगम ने अपनी तमाम तर हिम्मत मुश्तमा की और अपनी बेटी की लाज रखने की खातिर एक आखिरी दरवाजा खटखटाया, यानी निशी के मामू और मुमानी का दरवाजा। मामू का बेटा जमर खानजादा काफी अरसा बैरून मुल्क रह कर आया था और इसकी आजाद ख्याली, बिगड़ेपन और खुलेआम मंशियात के इस्तेमाल की वजह से खानदान में कोई भी मुअज़्ज़ज़ शख्स इसे रिश्ता देने को तैयार ना था। ये बात सीमा बेगम को मालूम थी, मगर इन्हें अपनी बेटी की डूबती कश्ती को बचाने के लिए आखिरी दिन का चाहिए था। सीमा बेगम ने मुमानी के कदमों में गिरकर हाथ जोड़ दिए। इनका सारा वकार, सारी इज्जत इनकी आंखों के नम आंसुओं में बह रही थी। भाभी बस मेरी लाज रख लो, तुम ही बताओ मैं इस बदनामी का बोझ कैसे उठाऊं। असगर तो ये सदमा झेल नहीं पाएंगे, सिर्फ जमर ही मेरी निशी को सहारा दे सकता है। मुमानी ने अपना मुंह फेर लिया था। दिल में गरूर का एक हिजान बरपा था कि आखिरकार एक मुअज़्ज़ज़ घराने की बेटी इनके बिगड़े हुए बेटे के लिए भीख मांग रही है। मामू यानी सीमा बेगम के भाई हमजा अली खान अपनी बहन की बेबसी देखकर पसीज गए। एक बहन की लाज रखना, इसके शौहर की जान बचाना, ये भाई का फर्ज था। वो अपनी बीवी को लेकर कमरे में गए और ठोस आवाज में से समझाया, जुमर आजाद ख्याल है, इस पर कोई बंदिश नहीं लग सकती, लेकिन इस मौके का फायदा उठाओ। वैसे भी खानदान में कोई भी इससे रिश्ता नहीं देगा। जितनी लड़कियों की जिंदगी तुम्हारा बेटा बर्बाद कर चुका है, हमें बाहर ही तख्ता करना पड़ेगा। न जाने किन लोगों से वास्ता पड़े। अच्छा इसमें है कि निशी का हाथ थाम कर तुम अपनी इज्जत बढ़ाओगी। तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी और मेरी बहन की इज्जत भी बच जाएगी। मुमानी ने अपने शौहर के सख्त लहजे और मंतक के सामने हार मान ली। आखिरकार जुमर के वालिदैन इस निकाह पर रजामंद हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब इनके बिगड़े हुए बेटे को रिश्ता देने वाला कोई नहीं बचेगा। और निशी की बदनामी ने जुमर की खराबी को छुपाने का अच्छा मौका दे दिया। निशी को जब ये खबर मिली कि इसका निकाह जुमर खानजादा से तय पाया है, तो कमरे में छाए गम के बादल छट गए। वो जानती थी कि जुमर खानजादा गुस्से वाला और बिगड़ा हुआ है, मगर इसकी मर्दाना वजाहत जो उसने कभी कभार खानदान की तकरीबात में देखी थी, इसने इसके दिल में एक अनदेखी उम्मीद जगा दी। इसने खुद को समझाया कि शायद ये कुर्बानी से मोहब्बत का हक दिला दे। वो इस बात से बेखबर थी कि जिस कुर्बानी को वो नया ख्वाब समझ रही थी, वो दरअसल इसके जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का महज आगाज था। निकाह की तारीख जल्दी से तय कर दी गई ताकि खानदान में मजीद सरगोशियां ना हो। खानदान में हर कोई ये समझ रहा था कि निशी अपनी पसंद की सजा काट रही है और इसे जुमर जैसे बिगड़े हुए शख्स से शादी करनी चाहिए। तमाम तर बदनामी और तकलीफ के बावजूद निशी को एक बात का पुख्ता यकीन था कि वो जुमर के साथ अपने ताल्लुक को अपने सब्र और मोहब्बत से कामयाब बनाकर दिखाएगी।
لیکن وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھی کہ یہ نکاح ایک قربانی سے کم نہ تھا جسے وہ خاموشی سے قبول کر چکی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی اور حویلی میں نکاح کی سادہ مگر پروقار تقریب اپنے اختتام کو تھی۔ زمر خانزادہ کی شخصیت میں ایک سرد لاپرواہی کی لہر تھی جو ہال کے شاندار جھومروں کی روشنی کو بھی جذب کر رہی تھی۔ اس کے لباس میں غیر معمولی شان تھی مگر چہرے پر اضمحلال اور شدید بیزاری کا تاثر تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اپنے والد کے سخت حکم پر نکاح کی کرسی پر بیٹھا تھا، ہر رسم کو محض ایک فریضے کے طور پر پورا کر رہا تھا جسے وہ جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا۔ نکاح کے قبول نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک حقارت امیز چمک آئی اور اس نے نشی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ نشی سرخ جوڑے اور ہلکے گھونگھٹ میں اس لمحے میں بھی اندیکھی امید کی ڈور تھامے ہوئے تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر یہ دھڑکن خوف کی نہیں تھی بلکہ خاموش بغاوت کی تھی۔ نشی نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ کمرہ خوشبوؤں اور گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا مگر اس کے لیے یہ سب محض ایک خوابگاہ نہیں بلکہ ایک میدان جنگ تھا۔ اس نے اپنے دل میں ٹھان رکھا تھا کہ وہ اپنی سابقہ منگیتر کو یہ ثابت کر کے رہے گی کہ وہ اس کی محبت کی محتاج نہیں تھی۔ اس سے اچھا اور امیر جوان ساتھی مل چکا ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی قسمت اس کے سابق منگیتر کے فیصلے کی پابند نہیں۔ وہ بڑے وقار سے سجے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی، گھونگھٹ تھوڑا سا جھکا ہوا تھا اور دل ہی دل میں یہ یقین دہانی کر رہی تھی کہ محبت سب کچھ نہیں ہوتی، کبھی کبھی بڑوں کے فیصلے بھی درست ثابت ہوتے ہیں۔ ذہنی سکون ہی سب کچھ ہوتا ہے اور وہ یہ سکون زمر کے رویے میں تلاش کرے گی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور زمر خانزادہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کے پرسکون ماحول میں اس کا داخلہ ایک طوفان جیسا تھا۔ اس نے آتے ارد گرد کے تمام ماحول کو نظر انداز کیا۔ اس کی نظر بستر پر بیٹھی نشی پر پڑی اور وہ فوراً کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے صوفے پر دھڑام سے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا ایک ڈبہ نکالا اور بغیر کسی رسمی بات یا ماحول کا خیال رکھے ایک سگریٹ سلگا لیا۔ نشی جو دل میں ہزاروں خواب لیے بیٹھی تھی، زمر کی اس حرکت پر سہم گئی۔ سگریٹ کے دھوئیں کا ایک گھنا بادل کمرے میں پھیلا اور زمر کی آنکھیں حقارت سے نشی کو گھور رہی تھی۔ زمر نے گہرے کش لگاتے ہوئے سگریٹ کا دھواں چھت کی طرف اڑایا اور پھر اس نے وہ الفاظ کہے جو نشی کے کانوں میں سیسا انڈیل گئے۔ اس کی آواز سرد، حقیر اور زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ یہ پارسا بننے کا ناٹک جا کر کہیں اور کرو، میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ زمر صوفے سے اٹھا اور ایک قدم بستر کی طرف بڑھا۔ اس کا لہجہ اچانک مزید سخت ہو گیا۔ اس نے اپنے سخت ہاتھ سے نشی کے جبڑے کو سختی سے تھاما۔ یہ گھونگھٹ لگانا محض ایک ڈرامہ ہے، تمہیں تو یہاں میرے بستر پر نائٹی پہن کر بیٹھنا چاہیے تھا۔ یہ کہتے اس نے اس کے منہ کو ایک زوردار جھٹکے سے پرے کیا۔ اس جملے نے نشی کی آنکھوں سے امید کا آخری پردہ بھی ہٹا دیا۔ وہ پلٹا اور پیٹھ دکھا کر مزید کش لگانے لگا۔ کیا تمہارے سابقہ منگیتر نے تمہیں پاک دامن ہی چھوڑا ہوگا؟ زمر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری نفرت تھی۔ تم نے اسے اپنی پسند سے لیا تھا نا، اور تمہیں اس نے مطلب نکال کر چھوڑ دیا، اور اب خاندان کی عزت بچانے کی آڑ میں میرے والدین نے زبردستی تمہیں مجھ پر مسلط کر دیا۔ زمر کی باتوں سے نشی کا دل یوں ٹوٹ گیا جیسے کانچ کا برتن فرش پر گر کر ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر جاتے ہیں۔ اس کی سہاگ رات کے سارے خواب، اس کے دل کی ساری محبت، اس کے اندرونی سکون کی خواہش زمر کے الفاظ کی بے رحمی تلے دب کر رہ گئے۔ وہ اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک بار زمر کی طرف دیکھا لیکن زمر کی آنکھوں میں صرف حقارت اور بے حسی تھی۔ زمر نے ایک بے نیازی کے عالم میں اپنا فون نکالا، گویا کمرے میں نشی کا وجود بے معنی تھا۔ اس نے فوراً انگریزی میں کسی لڑکی کو فون لگایا اور انتہائی رومانوی انداز میں گفتگو شروع کر دی۔ ہیلو ڈارلنگ، مجھے معاف کر دو، میں اس خاندانی ڈرامے میں پھنسا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے یہ بس ایک رسمی کارروائی ہے، تم جانتی ہو کہ میرا دل صرف تمہارا ہے۔ زمر کی محبت بھری آواز کمرے میں گونج رہی تھی جو نشی کے لیے ہر لفظ ایک تازیانے کا کام کر رہا تھا۔ نشی اب مزید اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور اس کا گھونگھٹ ان آنسوں کو جذب کرنے لگا۔ اس رات نشی کو صرف ایک چیز کا احساس ہوا کہ اس نے اپنے سابقہ منگیتر سے آزادی تو حاصل کر لی مگر ایک نئے اور زیادہ تکلیف دہ عذاب کو اپنے اوپر مسلط کروا لیا تھا۔ وہ خانگی عزت کا ڈھال بن چکی تھی اور ایک بے جان چیز جسے زمر خانزادہ نے اپنے مرضی کے خلاف قبول کیا تھا،
जुमर अब निशी से सिर्फ 2 कदम के फासले पर सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था और बेफिक्री से अपनी मोहब्बत की गुफ्तगू जारी रखे हुए था। इसकी हर मुस्कुराहट और हर लफ्ज निशी के लिए पहला गहरा और जानलेवा जख्म था। रात का वो स्याह वक्त जब जुमर ने इसके वजूद और इसकी पाकदामनी को हकीर अल्फाज से रोन डाला था, निशी की आंखों में गहरे गम की सूरत बसेरा कर चुका था। इसके सफाकी और तौहीन अमेज रवैये पर इसका दिल डूब गया था, मगर मायूसी के इस गहरे समंदर में भी इसके अंदरूनी अज़म की मशअल अभी बुझी नहीं थी। वो जानती थी कि इसकी माँ ने इसे निकाह के वक्त क्या सिखाया और समझाया था कि एक औरत की सबसे बड़ी ताकत इसका सब्र और इसका इखलाक होता है। बिस्तर पर बिखरे गुलाब और चादर पर पड़े सिगरेट के टुकड़ों को देखकर इसने एक लंबी सांस ली और अपने दिल में फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी और अब एक नई जंग लड़ने जा रही थी, मोहब्बत और सब्र की जंग, जिसमें से जुमर के पत्थर दिल को पिघलाना था। अलग सुबह अभी मशरकी अफक पर रोशनी पूरी तरह फैली भी न थी जब निशी उठ खड़ी हुई। इसने अपने जिस्म और रूह पर लगे जख्मों को पसे पुश डालते हुए फौरन गुस्ल किया। सुर्ख जोड़े के बदले में इसने हल्के रंग का सादा लिबास पहना, अपने बाल संवारे और कमरे की सफाई का आगाज किया। फिर वो जुमर की अलमारी के सामने खड़ी हुई और निहायत सलीके से इसके अगले दिन पहनने वाले कपड़े निकालकर हैंगर पर लटका दिए। गोया ये इसका कोई नई नवेली दुल्हन होने का पहला फर्ज था। इस सारे अमल में इसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि बेरुखी का जवाब इज्जत और हकारत का जवाब खिदमत से देना है। नाश्ते का वक्त हुआ तो निशी कमरे से निकलकर नीचे आई। हवेली का माहौल किसी नई नवेली दुल्हन के इस्तकबाल जैसा बिल्कुल नहीं था। इसकी मुमानी मुसरत बेगम जुमर की माँ बिल्कुल इस बात से लाताल्लुक रही कि इनके बेटे की बीवी इनके घर में मौजूद है। मुमानी ने एक सर्त निगाह डाली और बगैर किसी बात के नाश्ते की मेज की तरफ बढ़ गई। निशी ने अपनी सास की इस बेरुखी को दिल पर नहीं लिया। वो जानती थी कि इससे खुद ही आगे बढ़ना होगा। वो जानती थी कि मुमानी जान पहले भी इस रिश्ते पर रजामंद नहीं थी। किस तरह इसकी माँ ने मिन्नत समाजत करके अपने भाई के आगे हाथ जोड़े थे और ये रिश्ता करवाया था, और अब इस रिश्ते को बचाने के लिए इसे संभल संभल कर कदम रखना था। वो सीधी बावर्ची खाने में गई जहां कामवाली बुआ ने नाश्ता तैयार कर रखा था। निशी ने सलीके से पराठे, अंडे और चाय की ट्रॉली तैयार की और खुद ही सबके आगे पेश की। इसने खासकर जुमर खानजादा के सामने बड़ी एहतियात से इसकी पसंद की जगह पर नाश्ता रखा। जुमर ने सर उठाए बगैर एक सरसरी नजर डाली और मुंह बनाकर वापस अपने फोन में मसरूफ हो गया। मुसरत बेगम ने भी निशी की इस खिदमत पर कोई तबसरा नहीं किया, बल्कि मुंह ही मुंह में कोई नागवारी जाहिर की। लेकिन वहां एक शख्स ऐसा था जिसके दिल में इस बात का असर हुआ। वो थे निशी के मामू हमजा अली। इन्होंने अपनी बहन की बेटी को यूं खामोशी से बगैर किसी कमक के घर के मामूलात संभालते देखा तो इनका दिल पसीज गया। इन्होंने निशी को अपने करीब बुलाया, प्यार से इसके सर पर हाथ रखा और भरे गले से कहा, जीती रहो मेरी बच्ची, तुमने अपनी माँ की तरबियत का हक अदा कर दिया। इनकी छोटी सी तारीफ निशी के लिए किसी बड़े इनाम से कम न थी। जुमर और मुसरत बेगम ने इस तारीफ पर फौरन मुंह बनाया जैसे निशी का ये अमल महज एक ड्रामा या दिखावा हो। दूसरा दिन पहले दिन से ज्यादा मुश्किल था। निशी ने सुबह सवेरे उठकर कमरे की सफाई और जुमर के कपड़ों का एहतमाम करने के साथ ही जुमर की तमाम जाती चीजें जो बिखरी हुई थी तरतीब से लगा दी। जुमर को अक्सर सरदर्द रहता था और निशी को मालूम था। दोपहर के वक्त जब सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे, निशी ने खुद ही किचन में जाकर जुमर के लिए खसूसी तौर पर एक खुश जायका सूप तैयार किया। जब जुमर अपने दफ्तर से थका हारा वापस आया और अपने कमरे में दाखिल हुआ तो निशी ने हल्के से दरवाजा खटखटाया। आपके लिए सूप बनाया, उम्मीद आपको पसंद आएगा। ये सरदर्द में आराम देता है। जुमर की आंखों में हैरत और नागवारी का मिला जुला तासुर था। इसने सूप की तरफ देखा, फिर निशी को देखा। इसने एक हकारत अमीज मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मोहब्बत का ड्रामा शुरू। निशी का दिल एक लम्हे के लिए टूटा, मगर इसने अपने चेहरे पर कोई तासुर नहीं आने दिया। बस ये मेरा फर्ज है और आप थके हुए लग रहे हैं, इसने आहिस्ता से जवाब दिया और बगैर किसी बहस के कमरे से बाहर निकल गई। जुमर ने अगरचे इसका सूप पिया नहीं, मगर निशी ने देखा कि जब वो कुछ देर बाद वापस कमरे में आई तो सूप का कप खाली था। इसने अपने दिल में एक छोटा सा शुक्र अदा किया, क्योंकि वो जानती थी कि सब्र की दीवार एक ही दिन में नहीं बनती। इसने इस सारे अमल में खुद को एक मामूली बांदी या खिदमत गुजार की हैसियत में रखा, ये जानते हुए कि ये बेलोस खिदमत ही जुमर खानजादा के दिल में इसकी हैसियत कायम करने की पहली सीढ़ी है।
یہ 2 دن نشی کے لیے ایک امتحان تھے جہاں اس نے خاموشی سے خاندان کے ہر فرد کی حقارت برداشت کی، صرف اس عزم کے ساتھ کہ وہ اس نفرت اور سرد مہری کو ایک دن اپنی محبت کی طاقت سے بدل کر رہے گی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ایک غیر معمولی سکوت طاری تھا۔ زمر معمول کے مطابق اخبار اور فون میں مگن تھا۔ مسرت بیگم چائے کا کپ تھامے ہر شے کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور نشی اپنے حصے کا پراٹھا بہت آہستہ سے کھا رہی تھی۔ نشی نے محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں ماموں جان حمزہ علی کے علاوہ کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا، نہ اس کی موجودگی کو اہمیت دیتا۔ اس سے دل میں ہمت جمع کر کے نشی نے ماموں جان کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا، ماموں جان اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آج امی کی طرف جا سکتی ہوں؟ نشی کا یہ سوال اس خاموشی میں ایک پتھر کی طرح لگا۔ زمر نے پہلی بار فون سے نظر ہٹا کر نشی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری اور حقارت صاف جھلک رہی تھی، جیسے نشی نے کوئی غیر ضروری مطالبہ کر دیا ہو۔ مگر اس سے پہلے کہ زمر کچھ کہتا، ماموں جان نے نہایت شفقت اور محبت سے جواب دیا، ہاں بیٹی، کیوں نہیں، تم بالکل جاؤ، شادی کے بعد تو تم گئی بھی نہیں ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ نشی کے چہرے پر پہلی بار ایک جھوٹی سی مسکراہٹ آئی، جیسے کسی پیاسے کو پانی مل گیا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں ماموں جان کا شکریہ ادا کیا۔ ماموں جان کی سادگی اور شفقت دیکھ کر مسرت بیگم کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ وہ جلدی سے اپنا ناشتہ مکمل کر کے نشی یا حمزہ علی سے کوئی بات کیے بغیر منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ان کی خاموشی اور تیوریوں میں چھپی ناپسندیدگی نے نشی کو پھر سے یاد دلایا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ شام کے قریب جب نشی جانے کے لیے تیار ہوئی تو ماموں جان نے زمر کو آواز دی اور بڑے اخلاق سے کہا، بیٹا، اپنی بیوی کو تم اپنے سسرال چھوڑ کر آؤ، لیکن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ساتھ جاؤ، پھوپھو سے خوش اخلاقی سے ملنا اور انہیں تسلی دینا۔ زمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے یہ سب ایک اور رسمی بوجھ محسوس ہوا جس پر زبردستی ڈالا جا رہا تھا، لیکن والد کے سامنے اس نے ہمیشہ کی طرح کوئی بحث نہیں کی اور غصے سے گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ نشی کے گھر جب وہ دونوں پہنچے تو نشی کی ماں کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر آنسو آ گئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب وہ ایک بڑے گھر کی بہو ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے جذبات کو قابو کیا اور زمر کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ نشی کی ماں نے زمر کو پیار سے کھانا کھانے پر فورس کیا اور بڑی محبت سے اسے کچھ تحفے دیے، جن میں قیمتی کشمیری شال اور ایک چاندی کا قلم بھی شامل تھا۔ زمر تحفے لے کر سرد مہری سے شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا، مگر تحفوں کی اہمیت اور ان کے معیار نے اس کے ذہن پر ایک خفیف سا اثر چھوڑا تھا، جس میں رشتوں کی اہمیت صاف جھلک رہی تھی۔ اگلے دن جب نشی واپس حویلی پہنچی تو سب کچھ بظاہر معمول پر تھا، مگر مسرت بیگم کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ وہ نشی کے بڑھتے ہوئے اخلاقی اثر سے سخت پریشان تھی، خاص طور پر نشی کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھنا اور گھر کے ماحول میں اس کا پرسکون رویہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کے لیے نشی کا پرسکون ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کوئی سازش کر رہی ہے۔ مسرت بیگم نے ناشتے کے فوراً بعد زمر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ان کا چہرہ غصے اور تشویش سے بگڑ گیا۔ تمہیں معلوم ہے زمر، تمہاری یہ نئی نویلی دلہن کیا کر رہی ہے؟ مسرت بیگم نے تقریباً سرگوشی میں کہا۔ زمر نے لاپرواہی سے بولا، کیا کر رہی ہے؟ بس وہی پرانے ڈرامے، سب کو متاثر کرنے کی کوشش۔ نہ، یہ صرف ڈرامہ نہیں ہے، مسرت بیگم نے اپنے ہاتھ سینے پر مارا، یہ جادو ٹونا کر رہی ہے۔ زمر حیرت سے ماں کی طرف دیکھا، کیا کہہ رہی ہیں آپ ماں؟ ہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے آدھی رات کو چھت پر جاتے دیکھا اور وہ کمرے میں بھی عجیب و غریب انداز میں وظیفہ کر رہی تھی۔ مسرت بیگم نے ڈرامائی انداز میں کہا، یہ تم پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ تمہاری ساری توجہ مجھ سے ہٹا کر اپنے اوپر کر لے۔ حقیقت یہ تھی کہ نشی اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے تمام تر ظلم اور توہین کے باوجود اللہ سے رجوع کر رہی تھی۔ وہ نماز ادا کر رہی تھی، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور صبر اور اچھے اخلاق کی طاقت کے لیے وظیفہ کر رہی تھی، نہ کہ جادو ٹونے کا۔ زمر نے اپنی ماں کی بات سن کر ایک لمبی سانس لی۔ وہ خود نشی کو جادوگرنی نہیں مانتا تھا، لیکن نشی کی مثالی بیوی بننے کی کوششیں اسے مشکوک ضرور لگ رہی تھی۔ مسرت بیگم کا شک زمر کے اندر اس بات کا بیج ہو گیا کہ نشی کا یہ پرسکون رویہ اور خدمت محض اسے قابو کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ مسرت بیگم نے مزید زور دیتے ہوئے کہا، دیکھنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمہاری محبت نہیں، یہ صرف اس گھر کا کنٹرول چاہتی ہے اور اس لیے یہ اپنے گھر والوں سے تحفے لا کر تمہیں متاثر کر رہی ہے۔ اس سے کہو کہ یہ سب خدمت اور رسم و رواج کا ڈرامہ بند کرے اور وہ کرے جو اس کا فرض ہے، یعنی صرف نوکروں کی طرح رہنا۔ زمر اپنی ماں کی باتوں پر پوری طرح یقین تو نہیں کر پایا، لیکن نشی کے بے عیب اخلاق اسے خود بھی الجھن میں ڈال دیا۔
और वो अपनी माँ के दबाव में आ गया कि शायद वो ठीक कह रही हैं। मुसरत बेगम की तेज और जहरीली बातें जो इन्होंने जुमर के कानों में उंडेली थी, जुमर को निशी के खिलाफ मजीद मशकूक और सर्द कर गईं। इसने निशी को फौरन बावर्ची खाने में जाकर नुदरत बुआ का हाथ बचाने का हुक्म दिया, ये कहकर कि वो घर की मालका नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह रहे। निशी ने ये तौहीन और हुक्म भी खामोशी से सुन लिया। इसके चेहरे पर कुछ शिकायत नहीं आई। इसके लिए ये सब जुमर की माँ की साजिश नहीं थी, बल्कि इसके सब्र का दीवार का एक और पत्थर था। इसने फैसला कर लिया था कि वो जुमर और मुसरत बेगम के तमाम तानों, हकारत और जुल्म के बावजूद घर के तमाम फराइज खामोशी और वकार से अदा करेगी। निशी ने एक नौकरानी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह सबसे पहले उठना, घर की सफाई करवाना, नाश्ते के लिए बेहतरीन मेज सजाना और हर छोटे बड़े काम में नुदरत बुआ की मदद करना। हालांकि मुसरत बेगम का रवैया हमेशा हकारत से भरा रहता था। वो बार बार निशी को याद दिलाती कि वो इनके खानदान की असली बहू नहीं, बल्कि एक आरजी बंदोबस्त है जिसे बदनामी की वजह से यहाँ पनाह मिली है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है ना, जाओ बर्तन धोने में भी वही जादू दिखाओ। मुसरत बेगम ने एक दिन तंजिया लहजे में कहा। निशी ने सर झुकाकर इनका हुक्म माना। इसके चेहरे पर कोई शिकवा या बगावत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सकून था। जुमर ने रोजाना मंजर देखा। वो निशी से बात नहीं करता था, मगर इसकी आंखें निशी के हर अमल का मुशाहिदा कर रही थी। इसने देखा कि निशी को जिस काम का भी कहा जाए वो बगैर किसी तकरार या शिकवे के निहायत सलीके और उम्दगी से पूरा कर देती है। अगरचे वो इसे जादूगरनी या साजिशी समझ रहा था, मगर इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा था कि निशी ये सब दिखावे के लिए कर रही है। इसने अपने लिए तो वही इज्जत और एहतियात बरकरार रखी जो एक बीवी को अपने शौहर के लिए रखनी चाहिए, मगर इसने कभी भी जुमर से अपने रवैये या हकूक के बारे में शिकायत नहीं की। एक दोपहर जुमर खानजादा का सर शदीद दर्द से फटा जा रहा था। इसने गुस्से से मुलाजिम को दवा लाने का हुक्म दिया, मगर इससे पहले ही निशी खामोशी से कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में गरम काढ़ा था जिसे इसने बड़ी महारत से बनाया था। ये घरेलू नुस्खा है, पुराने वक्तों का, ये दर्द में फौरन आराम देता है। निशी ने नरमी से कहा और काढ़ा मेज पर रखकर फौरन वापस मुड़ गई। जुमर ने गुस्से में काढ़े को देखा कि सोच कर के जरूर इसकी कोई साजिश होगी, लेकिन शदीद दर्द की वजह से इसने बातें ननख्वास्ता वो काढ़ा पी लिया। हैरत अंगेज तौर पर थोड़ी ही देर में इसका दर्द कम होने लगा। जुमर का ठंडा रवैया इस बात पर हल्का सा तजाद पैदा करना शुरू हो गया था। इसे याद आया कि इसने निशी की सुहाग रात को किसी बेरहमी से तौहीन की थी। इसके बाद भी वो निशी से बात करते हुए सर्द, लापरवाह और कभी कभार तो तंजिया लहजे का इस्तेमाल करता था, मगर निशी का रवैया हमेशा एक सा रहा, इज्जतदार, पुरसकून और खिदमत गुजार। वो एक लम्हे के लिए भी अपने वकार से नीचे नहीं गिरी थी। जुमर ने देखा कि निशी ने कभी कोई चीज नहीं मांगी, बल्कि वो अपने पुराने जहेज के मलबूसात ही पहनती थी जो सादा थे। एक शाम जुमर खानजादा ने गुस्से में अपना फोन फर्श पर पटक दिया, जिसकी स्क्रीन टूट गई। जब वो दफ्तर चला गया तो निशी ने टूटा हुआ फोन उठाया, इसे चुपके से ठीक करवाया और इसमें इसके तमाम जरूरी नंबर्स और फाइलें वापस बहाल करवाई। जब जुमर वापस आया और अपना फोन कमरे में सही सलामत पाया तो वो हैरान रह गया। इसे याद आया कि वो इसे किसी मुलाजिम को दिया ही नहीं था। इसकी माँ का भी ये काम नहीं था। इसने निशी से सवाल फिर करना चाहा, मगर इसके गरूर ने इसे रोक लिया। इस खामोश खिदमत ने जुमर के दिल में एक और सवाल खड़ा कर दिया। अगर वो साजिशी है तो बगैर किसी फायदे के ये सब क्यों कर रही है? निशी ने जुल्म और हकारत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो जानती थी कि इसकी खामोश खिदमत ही इसके किरदार की सच्चाई को साबित करेगी। इसका हर अमल, इसकी हर सलीका मंदी जुमर की तमाम तर बदगुमानियों और मुसरत बेगम की तमाम साजिशों के सामने एक नाकाबिल तस्खीर दीवार सबर बन रही थी। निशी की शख्सियत में अब एक ऐसी गैर मामूली खूबसूरती पैदा हो गई थी जो इसके गम को नहीं बल्कि इसके वकार को छलका रही थी। और यही वो चीज थी जो जुमर खानजादा के दिल में एक ऐसी हलचल पैदा कर रही थी जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। निशी को खामोश खिदमत और नाकाबिल शिकस्त वकार जमीर के लिए जुमर के लिए एक अनोखी पहेली बन चुका था। इसकी माँ मुसरत बेगम इसे बार बार याद दिलाती रहती कि निशी एक मकार औरत है जो इसे काबू करने के लिए ड्रामा कर रही है, लेकिन हर रोज का मुशाहिदा जुमर की बदगुमानियों की जड़ें खोखली कर रहा था। वो निशी के टूटे हुए फोन को ठीक करवाने के अमल को याद करता, निशी के हाथों से दिए गए काढ़े के आराम को महसूस करता, इसके सलीके को देखता,
जहां एक भी लम्हा वो अपने फराइज से गाफिल न हुई थी। एक तजाद ने इसे अंदर ही अंदर खोखले लगाना शुरू कर दिए और अब वो निशी के माजी के राजों में खोज लगाने पर मजबूर हो गया। एक शाम हमजा अली और जुमर खानजादा ड्राइंग रूम में बैठे खानदान के कारोबारी मामलात पर बात कर रहे थे। हमजा अली ने बात घुमाते हुए निशी का जिक्र छेड़ दिया, मगर इस तरह के जुमर को शुबा न हो। निशी मेरी बहन की बच्ची है, बहुत ही सलीकामंद, इस बेचारी पर बहुत जुल्म हुआ है। हमजा अली ने आहिस्ता से आह भरी। जुमर ने लापरवाही का ढोंग करते हुए पूछा, जुल्म? कौन सा जुल्म? यही कि इसकी पसंद की मंगनी टूट गई। हमजा अली का चेहरा दुख से भर गया। तुम्हें सब नहीं मालूम बेटा, लोगों ने खानदान में जो बात फैलाई वो निस्फ हकीकत भी नहीं है। निशी ने जिस लड़की को पसंद किया था वो हमारा अपना ही दूर का रिश्तेदार था। वो शुरू में बहुत मुखलिस था, लेकिन वो एक कमजोर इरादे का आदमी था। निशी के वालिद के दिल की बीमारी की खबर सुनकर इस लड़के की लालची माँ ने फौरन रिश्ता तोड़ दिया। इनका ख्याल था कि असगर अली का इंतकाल होगा या शायद जहेज नहीं मिलेगा और वो फंस जाएंगे। हमजा अली ने एक लंबी सांस ली। बात तो रिश्ता तोड़ने पर खत्म हो सकती थी, मगर इसकी मां ने अगले दिन खानदान में झूठी बात मशहूर कर दी कि निशी का किरदार ठीक नहीं था। इसलिए इनके बेटे ने रिश्ता तोड़ा, सिर्फ अपनी लालच और जल्दी में दूसरा निकाह करने की शर्मिंदगी छुपाने के लिए। इन्होंने निशी को बदनाम कर दिया। असगर की हालत इस खबर से नाजुक हो गई थी और सीमी यानी निशी की मां ने तो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए तुम्हारी मां के कदमों में हाथ जोड़े थे। जुमर के हाथ में सिगरेट ठटक गया। बदनामी और टूटी हुई मंगनी के पीछे के सच्चे हालात सुनकर इसके जहन में एकदम कल वाला सुहागरात का मंजर घूम गया। क्या तुम्हारे साबका मंगेतर ने तुम्हें पाक दामन ही छोड़ा होगा? इसके अपने अल्फाज इसे नेजे की तरह चुभ रहे थे। इसे एहसास हुआ कि वो ना सिर्फ एक मजलूम लड़की की तौहीन कर रहा था, बल्कि इन लोगों की झूठी कहानियों पर यकीन कर रहा था जिन्होंने इसे तकलीफ दी थी। जब जुमर खानजादा अपने कमरे में आया तो इसकी आंखों में शदीद परेशानी और इस्तराब था। इसने निशी को देखा जो उसके बिस्तर पर चादर बदल रही थी। इसके लिबास में वही वकार था, चेहरे पर वही खामोशी, सुकून जो हमेशा मशकूक लगता था। लेकिन अब इसे इस सुकून के पीछे छुपा हुआ गहरा दुख और बेकसूर होना नजर आया। इसे याद आया कि इसकी मां मुसर्रत बेगम ने निशी पर किस तरह जादू टोने का इल्जाम लगाया था, सिर्फ इसलिए कि वो नमाज पढ़ रही थी या घर के काम सलीके से कर रही थी। जुमर को अपनी मां की बातों पर अब यकीन नहीं रहा था। इसने फौरन अपनी एक पुरानी दोस्त को फोन किया जो इस खानदान की करीबी हलकों में थी। इसने बात घुमा फिराकर निशी के साबिक मंगेतर के खानदान के बारे में मालूमात हासिल की। इस दोस्त ने तस्दीक की कि मंगनी तोड़ने की असल वजह जहेज का खौफ और लड़के की मां की उजलत थी, और निशी को बदनाम करने की खबर तो खानदान में बहुत आम हुई थी, मगर अक्सर लोग खामोश रहे थे। जुमर जो अब तक अपनी मां की बातों पर यकीन करता था, ये हकीकत जानकर जैसे जमीन पांव तले से निकलती महसूस हुई। इसे अपनी सफाकी याद आई। तुम जैसी लड़कियों को सुहाग रात घूंघट नहीं नाइटी पहननी चाहिए। इसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई कि इसने कितनी बेरहमी से एक बेकसूर लड़की के किरदार पर कीचड़ उछाला था। निशी के मजलूम होने की हल्की सी हकीकत जानकर वो शदीद परेशान और बेचैन हो गया। वो सोफे पर धराम से बैठ गया और सर अपने हाथों में ले लिया। इसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ निशी का नहीं बल्कि एक मासूम इंसान के वकार का कातिल बन रहा था। इस रात सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा और इसका जहन मुसलसल एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या मैंने इसे एक बेकसूर मजलूम लड़की से शादी करके इसे दुनिया का सबसे बदतरीन शौहर दिया? निशी का खामोश सबर अब इसे साजिश नहीं बल्कि इसकी अंदरूनी ताकत की अलामत लग रहा था। ये वो लम्हा था जब जुमर के दिल में नफरत की दीवार में पहली बड़ी दरार पड़ चुकी थी। जुमर के दिल में निशी की मजलूमियत और बेकसूरी का एहसास गहरा हो चुका था, मगर इसका गरूर इसे खुलेआम शर्मिंदगी जाहिर करने की इजाजत नहीं देता था। वो निशी से अब भी सर्द महरी से पेश आता, मगर इसकी आंखों में पहले जैसी हकारत नहीं थी। इसी कश्मकश के आलम में हवेली में खौफनाक वाक़या पेश आया जिसने जुमर की जिंदगी और निशी के साथ इसके ताल्लुकात को एक फैसला कुन मोड़ दे दिया। एक शाम जुमर कारोबारी मीटिंग से वापस आ रहा था जब अचानक इसकी गाड़ी एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। हादसा शदीद था और जुमर को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। खबर हवेली पहुंची तो एकदम कयामत बर्पा हो गई। हमजा अली फौरन अस्पताल की तरफ भागे। इनके चेहरे पर शदीद परेशानी थी। मुसर्रत बेगम जो बेटे की हादसे की हालत देखकर बज़ाहिर परेशान थी, लेकिन इनके रवैये में एक अजीब खुदगर्जी थी। इसी शाम इनकी एक बहुत अमीर सहेली की बेटी की शादी थी जिसमें जाना इनके लिए समाजी वकार का मामला था। बेटा तुम परेशान मत हो, हमजा तो वहां ही है और निशी भी तो है ना, संभाल लेगी।
مسرت بیگم نے جلدی میں تیاری کرتے ہوئے کہا، میں بس تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ زمر کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں رسم بھی بھول گئی۔ زمر کی ماں نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بھی سماجی وقار کی خاطر ہسپتال میں رکنے کی بجائے اپنی سہیلی کی شادی میں جانا بہتر سمجھا۔ انہوں نے نشی کی طرف دیکھا، ایک توہین آمیز نگاہ ڈالی اور کہا، تم یہیں رہنا اور اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرو، اگر تمہیں سچ میں اس گھر کا مالکن بننا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی قیمتی جوڑا پہن کر رخصت ہو گئی۔ اب نشی اکیلی تھی، اس کے سامنے زمر جو شدید زخمی تھا اور ماموں جان حمزہ علی جو صدمے سے بے حال ہو چکے تھے۔ ان دونوں کی ذمہ داری تھی۔ نشی نے ایک لمحے کے لیے بھی خوف یا گھبراہٹ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس کے چہرے پر وہی خاموش وقار اور عزم تھا جو اس کے صبر کی علامت تھا۔ اس نے فوراً تمام صورتحال کو سنبھالا۔ سب سے پہلے اس نے حمزہ علی کو تسلی دی اور انہیں دوا دلوا کر آرام کرنے پر مجبور کیا۔ پھر اس نے ڈاکٹروں سے زمر کی حالت کی مکمل تفصیلات حاصل کی۔ رات بھر جاگ کر زمر کے زخموں کی دیکھ بھال کی، وقت پر دوائیں دیں اور ایک بہترین نرس کی طرح اس کا خیال رکھا۔ زمر جو پہلے 3 گھنٹے بے ہوش تھا، جب ہوش میں آیا تو اس نے اپنے سرانے نشی کو بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر شدید تھکن تھی، مگر اس کی آنکھوں میں گہری بے لوث فکر مندی تھی۔ زمر کو یاد آیا کہ اس کی ماں کہاں ہے، اور یہ بھی یاد آیا کہ اس نے نشی کو شادی کی رات کیا کچھ کہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کے وہ الفاظ گونجے جو اس نے نشی کو کہے تھے، میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ نشی کے بے لوث عمل نے اس کے غرور کی عمارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ زمر خانزادہ کو پہلی بار اپنی صفاقی پر نادم کرتا تھا۔ تیسرے دن حمزہ علی تھوڑی دیر کے لیے گھر گئے تو نشی ہسپتال میں اکیلی تھی۔ زمر درد سے کرا رہا تھا۔ نشی نے فوراً اس کی دوا کا انتظام کیا اور پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ زمر نے پہلی بار نشی کے ہاتھ کو پکڑا۔ تمہیں یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمر نے کمزور آواز میں پوچھا۔ آپ میرے شوہر ہیں، اس وقت آپ کو دیکھ بھال کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، نشی نے سادگی سے جواب دیا۔ میری ماں کیوں نہیں آئی؟ زمر نے پوچھا۔ نشی نے مسرت بیگم کا دفاع کرنے کی بجائے صرف سچ کہا، وہ ایک ضروری رسم میں گئی ہیں۔ زمر نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی ماں کی خود غرضی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے دوبارہ نشی کا ہاتھ بھینچا۔ نشی تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ اس کے لہجے میں شک نہیں بلکہ شرمندگی اور ندامت تھی۔ جب شام کو حمزہ علی ہسپتال پہنچے تو زمر نے سختی سے حمزہ علی کی طرف دیکھا۔ بابا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نشی کو صرف اس گھر کی زینت بنا کر رکھوں گا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب زمر پہلی بار نشی کی حمایت پر مجبور ہوا۔ اس نے حمزہ علی سے کہا کہ جب وہ گھر جائیں تو مسرت بیگم کو سختی سے کہیں کہ نشی کو مزید کوئی توہین آمیز بات نہ کریں۔ زمر نے نشی کا ہاتھ تھام کر بغیر کچھ کہے انسانیت کا پل عبور کر لیا۔ نشی کی قربانی، بے لوث خدمت اور اس کے صبر کی دیوار نے بالآخر زمر کے دل پر وہ گہرا اثر ڈالا جو کوئی لفظ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اب یہ محبت کی جنگ فتح کی طرح اپنا پہلا قدم رکھ چکی تھی۔ زمر ہسپتال سے گھر آ چکا تھا، مگر اس کے جسم پر لگے زخموں سے زیادہ گہرے زخم اس کے ضمیر پر تھے۔ نشی نے جس لگن اور بے لوثی سے اس کی دیکھ بھال کی تھی، اس نے زمر کی آنکھوں پر بندھی ماں کی محبت اور جھوٹی کہانیوں کی پٹی ہمیشہ کے لیے اتار دی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ نشی ایک مظلوم اور بے قصور لڑکی ہے جس کا وقار اس نے خود پامال کیا تھا۔ مسرت بیگم نے آتے ہی اس کے کمرے کا رخ کیا جہاں زمر بستر پر لیٹا ہوا تھا اور نشی اسے دوا دینے کے لیے آئی تھی۔ یہ سب کیا تماشا نشی؟ مسرت بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے نشی پر چڑھائی کر دی۔ تم نے زمر کو میرے خلاف کیا ہے کیا؟ کیا کیا پٹیاں پڑھائی ہیں؟ تم نے اسے میری سہیلی کی شادی کے بارے میں شکایت کی ہے نا؟ نشی نے خاموشی سے دوا کا گلاس زمر کی طرف بڑھایا۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ نہیں مومانی جان، میں نے زمر سے آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ جھوٹ! مسرت بیگم نے غصے سے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ تمہارا یہ سارا ڈرامہ کھل رہا ہے۔ تم نے اسے جادو ٹونے سے قابو کیا۔ میرا بیٹا کبھی اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتا تھا۔ تم نے اسے اکسایا کہ وہ مجھے ہسپتال میں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حمزہ نے مجھے سب بتایا۔ ان کا لہجہ توہین اور سخت کلامی کی انتہا پر تھا۔ ویسے بھی تم جیسی بدنام لڑکیوں کو اس طرح چالیں چلنی پڑتی ہیں تاکہ ایک امیر گھرانے میں جگہ بنا سکیں۔ تم اس گھر کی نوکرانی سے زیادہ خوش نہیں ہو، تم کوئی مالکن نہیں ہو۔ مسرت بیگم نے نشی کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے اسے دھکا دے کر کمرے سے نکالنا چاہتی ہوں، اور نشی کا وجود ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ اس لمحے بستر پر لیٹے ہوئے زمر نے اچانک وہ کیا جس کی توقع حویلی میں موجود کسی بھی فرد کو نہیں تھی۔ وہ غصے سے پھنکارا اور ایک سخت آواز میں مسرت بیگم کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا سڑپن اور سختی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔
बस करें माँ, जुमर ने कराहते हुए मगर ठोस लहजे में कहा। काफी हो गया। मुसरत बेगम वहीं ठटक गईं, इनकी आंखें हैरत से फैल गईं। जुमर तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा बस करें। जुमर ने अपना चेहरा माँ की तरफ किया, इसकी आंखों में शदीद शर्मिंदगी और गुस्से की लहर थी। मैंने आपसे बेहतर देखभाल करने वाला आज तक नहीं देखा। जब मैं मौत के दहाने पर था तो आप शादी की रस्मों के लिए गई और निशी ने दिन रात जागकर मेरी जान बचाई। क्या यही इसका सिला है कि आप इसे नौकरानी और जादूगरनी कहकर पुकारें? जुमर ने निशी की तरफ देखा, फिर अपनी माँ की तरफ। निशी ने आपके बारे में मुझसे कोई शिकायत नहीं की। इससे मेरी बीमारी में वो दुख भुगतना पड़ा जो आपको मेरी माँ होने के नाते भुगतना चाहिए था। इस उम्र का पहला दिफा था, और वो भी अपनी माँ के सामने, जिसके सामने से हमेशा फर्माबरदारी का लिबादा ओढ़े रखा था। मुसरत बेगम के पांव तले से जैसे जमीन निकल गई। इनका अपना बेटा, इनका गरूर, इनकी आंखों के सामने कैसी लड़की के लिए खड़ा था जिसे वो सिर्फ एक नापसंदीदा बोझ समझती थी। जुमर, तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मुसरत बेगम ने लड़ती हुई आवाज में कहा। मैं अपनी बीवी के लिए बात कर रहा हूँ माँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि निशी पर जो इल्जामात लगाए हैं वो सब झूठे हैं। मुझे ये भी मालूम हो गया है कि इसकी मंगनी क्यों टूटी थी। जुमर का जुमला मुसरत बेगम के लिए आखिरी धचका था। निशी ये सब सुनकर हैरान रह गई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये दुख के नहीं बल्कि एक ऐसी जीत के थे जो इसने अपने सब्र से हासिल की थी। ये वो बुढ़ा मोर था जो हवेली के लिए नाकाबिले यकीन था। कमरे में मौजूद मुलाजमीन भी दरवाजे के बाहर खड़े ये सब सुनकर दमबखुद थे। जुमर, जो हमेशा मगरूर और लापरवाह रहता था, आज पहली बार एक जिम्मेदार शौहर बनकर खड़ा हुआ था। मुसरत बेगम वहां मजीद एक लम्हा भी नहीं ठहर सकी। वो गुस्से और तौहीन की शिद्दत से कांपती हुई बगैर कोई जवाब दिए कमरे से बाहर निकल गई। इनका रोब और इनकी तौहीन अमेज ताकत एक झटके में टूट गई। जुमर ने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाया और निशी का हाथ थाम लिया। निशी ने झुककर इसका माथा चूमा और इसकी आंखों में खामोश तशक्कुर था। जुमर ने पहली बार एक सुकून का सांस लिया। इसे महसूस हुआ कि इसने सही काम किया। इस दिफा के जरिए जुमर ने न सिर्फ निशी के हक में इंसानियत का पुल मजबूत किया, बल्कि अपनी माँ और खानदान को भी ये पैगाम दे दिया कि अब निशी इस घर की हैसियत नौकरानी नहीं बल्कि जुमर की इज्जत और वकार है। मुसरत बेगम के सामने निशी का दिफा करने के बाद जुमर के दिल पर नदामत का बोझ कई गुना बढ़ चुका था। इससे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि इसने एक बेकसूर औरत के साथ कितनी सफाकी बरती। सुहाग रात के अल्फाज, इसका पहनने का तंज, गर्लफ्रेंड से बात करना और बाद में मुसलसल हकारत से सब जुमर को तन्हाई में सोने नहीं देते। वो रातों को करवटें बदलता और जब निशी इसके जख्मों की मरहम पट्टी के लिए कमरे में आती तो जुमर की आंखें शर्मिंदगी से झुक जाती। लेकिन गरूर की दीवार अभी पूरी तरह से गिरी नहीं थी। जुमर एक ऐसे माहौल में पला बड़ा था जहां मर्द की गलती का एतराफ इसकी कमजोरी समझा जाता है। वो निशी के सामने अपनी गलती का एतराफ नहीं कर पाता था। सॉरी कहना इसके लिए अपनी पूरी शख्सियत और वकार को निशी के कदमों में डालने के मुतरादिफ था। इसकी अना इसे रोकती थी कि वो इस औरत से माफी मांगे जिसका मजाक इसने दिन रात उड़ाया था। नतीजा ये हुआ कि जुमर ने निशी से दूर रहने की कोशिश शुरू कर दी। वो हर शाम मामूल से बहुत देर से घर आता, अक्सर रात के 10 या 11 बजे, जब निशी और बाकी घर वाले सो चुके होते। वो अपने दफ्तर से बाहर ग्राहकों से मिलने या बिजनेस मीटिंग्स के बहाने ढूंढता। दरहकीकत जुमर ने दफ्तर में ज्यादा काम करना शुरू कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि इसे निशी की पुरसकून शफीक मगर आंखों में सवाल लिए निगाहों का सामना न करना पड़े। वो डरता था कि अगर वो निशी के सामने बैठा तो कहीं इसका गरूर टूट ना जाए और इसकी जुबान से माफी के अल्फाज न निकल जाएं। लेकिन ये दूरी जुमर को कोई सुकून नहीं दे रही थी। इसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। ऑफिस में काम करते हुए भी इसका जहन निशी के गिर्द घूमता रहता था। इसे याद आता था कि निशी कितनी मेहनत से इसके कमरे की सफाई रखती है, इसके कपड़े निकालती है। जब वो रात को देर से आता तो हमेशा देखता कि बिस्तर पर इसका पीने का पानी और इसकी दर्द की दवा तैयार रखी होती थी। हालांकि वो ये सब खामोशी से देखकर सो जाता था। एक दिन तो इसने देखा कि निशी ने दरवाजे की चाबी अंदर से खोलने के लिए रात भर अपनी जगह पर एक छोटी सी नोटबुक रखी हुई थी ताकि इसे दस्तक ना देनी पड़े और किसी दूसरे की नींद खराब ना हो। निशी की ये खामोश मोहब्बत और एहतियात जुमर के लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। एक रात जुमर रात के 2 बजे घर आया। वो बहुत थका हुआ था और इसने दरवाजा खोला तो कमरे में हल्की सी रोशनी थी। निशी बिस्तर पर नहीं थी बल्कि सोफे पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी, गोया इसका इंतजार कर रही थी। जुमर की झुकी हुई निगाहें एक लम्हे मजीद शर्मिंदा हो गईं। तुम अभी तक जाग रही हो? जुमर ने तल्खी से पूछा, क्योंकि इसका गरूर इससे नरमी से बात नहीं करने देता था। निशी ने आहिस्ता से किताब बंद की और मुस्कुराने की कोशिश की।
बस नींद नहीं आ रही, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। जुमर ने अपने आप को काबू किया और बगैर किसी बात के फौरन वॉशरूम में चला गया। वो निशी से आंख नहीं मिला सकता था। जब वो वापस आया तो निशी इसके लिए पानी और दवा लिए खड़ी थी। निशी ने इससे कोई सवाल नहीं पूछा कि वो इतना देर से क्यों आया या वो इसका इंतजार क्यों कर रही थी। निशी की ये खामोशी और बेलौस देखभाल जुमर को मजीद काट रही थी। वो चाहता था कि निशी इस पर चिल्लाए, इससे पूछे कि वो इसे क्यों नजरअंदाज कर रहा है, ताकि जुमर को भी बदले में कोई सख्त बात कहकर अपना गुस्सा निकालने और गरूर बरकरार रखने का मौका मिले। जुमर इस रात सो नहीं सका। वो बिस्तर पर लेटा निशी की तरफ पीठ किए हुए अपनी गुजरी हुई सफाकी के मनाजर अपने जहन में दोहरा रहा था। वो सोचता था कि अगर वो निशी से माफी मांगे तो क्या निशी इसे कमजोर समझेगी या वो इसे सुहाग रात की तौहीन का जवाब हकारत से देगी। इस खौफ ने इसे माफी मांगने से रोका हुआ था। निशी की मौजूदगी अब इसके लिए सुकून नहीं बल्कि इसकी अपनी गलतियों का आईना बन चुकी थी। जितना वो निशी से दूर रहने की कोशिश करता, इतना ज्यादा इसकी याद, इसकी सादगी और इसका सब्र जुमर के जहन में नक्श होता जाता। वो इतराफे गलती के दहाने पर खड़ा था और इस दहाने से एक ही चीज इसे रोके हुए थी, और वो थी इसकी अना जो इसे अपनी बेचैनी के अजाब में मुब्तला किए हुए थी। जुमर का दिफा मुसरत बेगम के गरूर पर एक ऐसा कारी जख्म था जो भरने वाला नहीं था। निशी के बढ़ते हुए वकार और जुमर की इस पर बढ़ती हुई शफकत ने मुसरत बेगम को अंधी नफरत में धकेल दिया। इन्हें किसी भी कीमत पर निशी को अपने बेटे और अपनी हवेली की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना था। इन्होंने खामोशी से एक आखिरी और खतरनाक साजिश तैयार की जो निशी की इज्जत और वकार को हमेशा के लिए तबाह कर सकती थी। इसे नाश्ते की टेबल पर इसने हमजा को मुखातिब किया। मेरे भाई के दोनों बच्चे कनाडा से वापस आए हैं और मैं काम को कुछ दिन अपनी तरफ रोकना चाहती हूँ। हमजा ने इजाजत दे दी। मुसरत बेगम ने अपनी भतीजी नाजिश को, जो अक्सर जुमर के करीब रहने की कोशिश करती थी, अपने मंसूबे में शामिल किया। नाजिश, जो जुमर को हमेशा अपना हक समझती थी, फौरन राजी हो गई कि वो निशी की बदनामी में मुसरत बेगम का साथ देगी। अगले दिन मुसरत बेगम अपने भतीजे और भतीजी को बुलाया। सलार एक बदतमीज और बेबाक शख्स था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। दोपहर के खाने के बाद जब जुमर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था और हमजा अली कमरे में आराम कर रहे थे, मुसरत बेगम ने निशी को आवाज दी जो किचन में थी। निशी, जरा देखो तो सलार मियाँ को बहुत तेज चाय की तलब हो रही है। तुम खुद जाकर इससे चाय बना दो। काम वाली बुआ को समझ नहीं आती इससे तेज चाय कैसे बनाते हैं। मुसरत बेगम ने निशी को खास तौर पर अकेले में ये काम करने का हुक्म दिया। निशी ने कोई सवाल नहीं किया, खामोशी से चाय बनाई और सलार के लिए ड्राइंग रूम में ले गई। निशी चाय रखकर जैसे वापस मुड़ने लगी, सलार ने मुसरत बेगम के सुखाए हुए अल्फाज दोहराने की कोशिश की। अरे भाभी, रुको तो सही। इसने घटिया मुस्कुराहट के साथ निशी को रोका। ये चाय तो बहुत मीठी है। वैसे सुने तुम बहुत खुश इखलाक हो, तो फिर हमसे इतनी दूरी क्यों? निशी फौरन चौकन्ना हो गई। इसने पलटकर सालार की तरफ देखा। इसके चेहरे पर गहरा सुकून था। भाई, आपकी चाय तेज करने की बात थी, मीठा चेक करने का नहीं, और मेरा इखलाक सिर्फ मेरे फराइज तक महदूद है। वाह, क्या अल्फाज हैं। सालार ने दानिस्ता तौर पर निशी की तरफ हाथ बढ़ाया, जिससे निशी ने महारत से पीछे हटकर नाकाम कर दिया। इस वक्त मुसरत बेगम अचानक दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। गोया इनके लिए यह मंजर एक तवक्को शुदा सान्या था। सालार, ये तुम क्या कर रहे हो? मुसरत बेगम ने जोर से चीख कर कहा। इनकी आवाज में खौफ से ज्यादा फतह का जज्बा था। और निशी, तुम यहाँ अकेले में सालार के साथ क्या कर रही हो? मैं सिर्फ चाय देने आई थी मोमानी जान, निशी ने पुरसकून मगर मजबूत आवाज में कहा। झूठ, मैंने तुम्हें आते हुए देखा था, तुम सलार पर डोरे डाल रही थी। मुसरत बेगम ने निशी के वकार को बीच चौराहे पर उछालने की ठान ली थी। मुझे पहले मालूम था कि तुम्हारा किरदार कैसा है, एक मंगेतर को छोड़ा और अब ये हरकतें। मुसरत बेगम ने शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि हमजा अली और हवेली के दीगर अफराद को जमा किया जा सके। ये निशी के सब्र और अज़म का सबसे बड़ा इम्तिहान था। निशी ने अपने आप को काबू किया और सलार की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर खौफ की बजाय इत्मीनान था। निशी जान चुकी थी कि सब एक खतरनाक साजिश है। शाम को जब जुमर घर आया तो इसकी कजन नाजिश ने फौरन अपना किरदार अदा करना शुरू किया। नाजिश ने जुमर को तन्हाई में बुलाया और आंसू बहाने का ड्रामा शुरू कर दिया। जुमर, आपसे एक बात कहनी है। मेरा दिल बहुत डर रहा है, नाजिश ने डूबती आवाज में कहा। जुमर, जो अब भी निशी से दूरी बरकरार रखने की कोशिश में था, हैरान हुआ। क्या हुआ नाजिश? साफ साफ बताओ। वो निशी, नाजिश ने आह भरी, वो मेरी कजन्स के सामने आपकी बुराइयां कर रही थी और कह रही थी कि इसकी जिंदगी तबाह हो गई, और आज तो इन्होंने सलार के साथ तन्हाई में ऐसा बर्ताव किया कि सब कुछ शुबा हो गया कि वो एक बदकिरदार लड़की है। आपकी शादी में होते हुए वो सलार पर डोरे डाल रही थी। वो सिर्फ दौलत के लिए यहाँ आई हैं और आपको काबू रखना चाहती हैं।
नाजिश की झूठी बातों पर जुमर के दिमाग में फिर से उलझन पैदा कर दी। वो जानता था निशी बेकसूर है, मगर इसकी माँ की बात, सलार का किरदार और अब नाजिश का आंसुओं भरा इल्जाम जुमर के यकीन को मुतजलजुल कर रहे थे। निशी की इज्जत और वकार खतरे में पड़ चुकी थी। जुमर का चेहरा गुस्से और तजब्जुब से बिगड़ गया। इसकी माँ की साजिश कामयाब हो चुकी थी। जुमर अब फैसला कुन मोड़ पर खड़ा था, जहां इसे या तो अपनी माँ के झूठे इल्जामात पर यकीन करके निशी को हमेशा के लिए निकाल देना था, या अपने दिल की आवाज सुनकर सब्र और अज़म की इस दीवार के हक में खड़ा होना था जो निशी ने खामोशी से तामीर की थी। ये वो आजमाइश की इंतहा थी जिसका सामना निशी को अपने नए ताल्लुक की बका के लिए करना पड़ा था। साजिश अपने उरूज पर थी और हवेली का माहौल धमाके से पहले की खामोशी जैसा था। नाजिश का झूठा इल्जाम, सलार का बेबाक रवैया और मुसरत बेगम का शोरगुल, इन सब ने मिलकर निशी की इज्जत को बीच चौराहे पर ला खड़ा किया। जुमर के दिल में शदीद कश्मकश थी। एक तरफ माँ का दबाव और पुरानी बदगुमानियां, और दूसरी तरफ निशी की बेलोस खिदमत और इसके मजलूम होने का एहसास। इस बार वो खामोश नहीं रह सका, क्योंकि वो सिर्फ किरदार कशी नहीं बल्कि निशी को हमेशा के लिए घर से निकालने की कोशिश थी। इस साथ हमजा अली और दीगर खानदान के अफराद को ड्राइंग रूम में बुलाया गया। मुसरत बेगम ने एक ड्रामाई मंजर पेश किया। निशी को शर्मिंदा करने की नीयत से इस पर खुलकर बदकिरदारी के इल्जामात लगाए। इस लड़की का किरदार पहले दागदार था, मुसरत बेगम ने ऊंची आवाज में कहा, और अभी मेरे भतीजे पर डोरे डाल रहे। नाजिश ने खुद देखा और मैंने खुद अकेले में देखा। ये औरत इस घर के लायक नहीं है। इसे फौरन निकाल देना चाहिए, वरना हमारे खानदान की बच्ची कुछ ही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। तमाम खानदान की निगाहें निशी पर थीं, जो दरवाजे के पास खामोशी से खड़ी थी, मगर इसके चेहरे पर सब्र और अज़म की एक गैर मुतजलजुल चमक थी। वो जानती थी कि इसके ईमान का आखिरी इम्तिहान है। जुमर, जो खामोशी से सब कुछ सुन रहा था, अचानक मुसरत बेगम के सामने आ खड़ा हुआ और इसके चेहरे पर शदीद गुस्सा और एक फैसला कुन इरादा था। इसका गरूर आज हमेशा के लिए टूटने वाला था। बस कीजिए माँ, जुमर की आवाज ड्राइंग रूम की खामोशी में गूंजी। ये आवाज पहले से ज्यादा सख्त और वाज़ेह थी। मुसरत बेगम हैरत से चीख उठी, जुमर, तुम फिर इस जादूगरनी का साथ दे रहे हो? क्या तुम नहीं सुन रहे थे कि ये क्या कर रही है? मैं सिर्फ सुन नहीं रहा माँ, मैं सच्चाई जान चुका हूँ। जुमर ने अपनी निगाहें निशी से हटाए बगैर कहा, और मैं ये भी जान लिया है कि ये साजिश आपने और आपके साथियों ने मिलकर की है। हमजा अली, जो एक कोने में परेशान बैठे थे, जुमर की इस बात पर चौंक उठे। जुमर ने कदम आगे बढ़ाया और सीधा नाजिश की तरफ गया। नाजिश, जुमर ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पास तुम दोनों के दरमियान कोई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जो तुमने सलार को यह सिखाया था कि इसे निशी को अकेले में क्या कहना है, तुमने इसे झूठ को सच साबित करने के लिए मेरी बीवी के किरदार पर कीचड़ उछाला। जुमर ने दरअसल निशी के बेकसूर होने का शक होने पर कमरे में रिकॉर्डिंग का इंतजाम कर लिया था। जुमर ने अपने फोन पर वो रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें नाजिश की आवाज साफ सुनाई दे रही थी कि वो सलार को यह सब करने के लिए उकसा रही थी। कमरे में मौजूद हर शख्स बशमुल मुसरत बेगम तम्बा खुद रह गई। नाजिश फौरन आंसू पोंछकर भागने की कोशिश करने लगी, मगर हमजा अली ने इसे रोक लिया। सलार, जो अपने अंजाम से खौफजदा हो चुका था, कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। साजिश का पर्दा फाश हो चुका था। जुमर ने गहरी सांस ली और इसका चेहरा अब भी गुस्से और पछतावे के एहसास से लाल था। वो निशी की तरफ मुड़ा। निशी की आंखों में अब कोई सवाल नहीं था और सिर्फ सुकून और इत्मीनान था। और जहां तक निशी का ताल्लुक है, जुमर ने एलानिया पूरे खानदान के सामने कहा। इसकी आवाज में अब एक नया वकार और जिम्मेदारी थी। मैंने इसके साथ शादी की रात में जो सफाकी की थी, आज मुझे इसकी शदीद शर्मिंदगी है। मैंने इसके वकार को पामाल किया, इस पर झूठे इल्जामात लगाए, और इसका बदला इसने इंतकाम से नहीं बल्कि बेलोस मोहब्बत और खिदमत से दिया। जुमर ने हमजा अली की तरफ देखा। बाबा जान, निशी बेकसूर है और इसका किरदार इतना पाक है कि हम सबको इससे शर्मिंदा होना चाहिए। फिर जुमर ने एक तारीखी जुमला कहा जिसने मुसरत बेगम के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। वो निशी की तरफ बढ़ा, इसका हाथ थामा और इसे पूरे कमरे के सामने खड़ा कर दिया। आज मैं पहली बार आप सबके सामने ऐलान करता हूँ कि निशी मेरी बीवी है और ये इस घर की इज्जत है। आज के बाद अगर किसी ने भी इसके किरदार या इसके माजी के बारे में कोई बात की तो मैं इसे खानदान का फर्द नहीं समझूंगा। जुमर के इस एतराफ ने इसका गरूर तोड़ दिया, मगर साथ ही इसे एक सच्चा सुकून भी बख्शा था। निशी की आंखों से तशक्कुर के आंसू बह निकले। इसका सब्र बिलाखिर रंग लाया था। मुसरत बेगम के चेहरे पर शिकस्त और गुस्से का इम्तिजाज था। निशी के वकार और इसके सब्र की मोहब्बत की जीत हो चुकी थी और हवेली में सच्चाई का इंकशाफ एक नए दौर का आगाज था।
गुज़िश्ता रात के हंगामे और जुमर के एलानिया इतराफ़ मोहब्बत के बाद हवेली में एक नाकाबिले बयान सकून छा गया था। मुसर्रत बेगम शर्मिंदगी और शिकस्त की वजह से अपने कमरे तक महदूद हो चुकी थीं और नाजिया और सलीम को हमजा अली ने घर से निकालने का हुक्म दिया था। ये सब निशी के सबर की फतह और जुमर की तोबा का समर था। जुमर निशी को लेकर कमरे में वापस आया। इसका हाथ अभी भी निशी के हाथ में था। वो बिस्तर पर बैठा और निशी के सामने झुक गया। इसके चेहरे पर पहली बार इसकी साबिका सफाकी की नदामत वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। वो आंखों में आंसू लाए निशी की तरफ देखा और अपने गरूर की आखिरी दीवार को भी गिरा दिया। निशी, इसकी आवाज रंधी हुई थी, मैं तुमसे अपनी तमाम गलत कामों और साबका रवैये की माफी मांगता हूँ। मैंने सुहाग रात को तुम्हारे साथ जो हैवानियत की, जो तौहीन की, इसके लिए अल्फाज नहीं है। इसने शर्मिंदगी से आंखें झुका ली। मैंने तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला, तुम्हें बदनामी की सजा दी, जबकि तुम एक मासूम और मजलूम लड़की थी। मेरा गरूर मुझे खुद ही खा रहा था। निशी ने आहिस्ता से जुमर का हाथ थामा। इसकी आंखों में कोई शिकायत या गुस्सा नहीं था, सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत और शफकत थी। मैंने आपको इस दिन माफ कर दिया था जुमर, जिस दिन आपकी आंखों में मेरी तौहीन के बदले एक लम्हे की भी शर्मिंदगी देखी थी। जुमर ने निशी का हाथ थामकर इसकी पेशानी पे बोसा दिया। ये बोसा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एतमाद और मोहब्बत का इतराफ था। तुमने मुझे सिर्फ माफ नहीं किया निशी, तुमने मुझे मेरी नफरत के चुंगल से आजाद किया। मेरी माँ की साजिशें, मेरी अयाश परस्ती और मेरा गुस्सा, इन सब की जड़ में मेरा खोखला गरूर था। तुम्हारे सब्र और तुम्हारी बेलोस खिदमत ने मुझे इंसान बना दिया। जुमर ने पहली बार निशी को दिल से गले लगाया और निशी ने इसकी शिकस्तगी को अपनी आंखों से समेटा। वो जानती थी कि इस दिन इसका शौहर सिर्फ इसका आशिक नहीं बना था बल्कि एक नेक इंसान बना था। इस रात इनके कमरों में गुलाबों की खुशबू नहीं बल्कि सकून और भरोसे की महक फैली हुई थी। जुमर ने निशात अस्कर अली को अपनी जिंदगी में ना सिर्फ बीवी का दर्जा दिया बल्कि अपने दिल में भी पूरी जगह दी। इसने अपने तमाम पुराने रवाबत, अपनी गर्लफ्रेंड से ताल्लुकात और अयाशी की जिंदगी को हमेशा के लिए तर्क करने का अहद किया। अगली सुबह जब जुमर की आंख खुली, बिस्तर पर निशी के पहलू में सुकून से सो रही थी। इसका चेहरा एक फातिह की तरह पुरसकून था। जुमर ने पहली बार महसूस किया कि इसके दिल में बरसों से जमा नफरत और सर्द मेहरी की वो कयामत जो इस अंदर ही अंदर जला रही थी, हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। इसकी जगह मोहब्बत, सकून और इज्जत ने ले ली थी। जुमर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से निशी के चेहरे से गिरा हुआ बाल हटाया। वो जानता था ये सिर्फ इनकी शादी का नया आगाज नहीं था बल्कि एक ऐसी कहानी का आगाज था जहां सबर, ईमान और बेलोस मोहब्बत ने जुल्म और गरूर को शिकस्त दी। हवेली के दरो दीवार पर अब खुशगवार मुस्तकिल का सुकून छा चुका था।